ओके, प्योरिटन पोइट्री के ऊपर हमारा ये तीसरा एंगल है, द कैवलियर पोएट्स। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा वो इस स्लाइड से हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम तीनों लेक्चर में हमने ये एक स्लाइड रखी थी कि प्योरिटन पोइट्री जिसे जैकोबियन और कैरोलाइन पोइट्री में डिवाइड कर सकते हैं, या टाइम मुनार के एतबार से जिसमें टाइम डिवाइड होता है। और जैकोबियन में जेम्स वन और कैरोलाइन मतलब चार्ल्स वन का जो टाइम है। और फिर इसके बाद अगर ओवरऑल हम देखें तो फिर 18 ईयर का गैप आएगा और उसके बाद मोनार्की फिर से रिस्टोर होगी। सो इसमें हमने पोइट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। वैसे तो 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, 3 को प्रॉपर 3 स्कूल्स हैं और एक मिल्टन की पोइट्री को हम डिस्कस करेंगे सेपरेटली। इन तीनों स्कूल्स में वो फॉल नहीं करते। सो पोइट्री सबसे पहले हमने देखी तो स्पेंसर के फॉलोअर्स का जो ग्रुप है। उसके बाद हमने लास्ट जो अदर लेक्चर किया था वो था मेटाफिजिकल पोइट्स, और ये कौन लोग हैं और इनके जो लीडर हैं वो जॉन डन, ये डन के फॉलोअर हैं। तो हमारे पास तीसरा ग्रुप है पोइट्री ऑफ द कैवलियर पोइट्स। आज हम इनको समझते हैं कि कैवलियर पोइट्स जो हैं ये कौन है और ये किसके फॉलोअर हैं, और इसमें मेजर पोइट्स कौन से हैं और उनका कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्क्स हैं वो उनको याद करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ताकि बाद में हमें याद रह सके। Whereas the metaphysical poets followed the lead of Donne, the cavalier poets followed Ben Jonson। एक दिन में ये फर्क आ गया। बल्कि तीनों में हम कर सकते हैं। जब हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं तो एक जो है वो फेरी क्वीन के मॉडल को यानी स्पेंसर को फॉलो कर रहे हैं, एक डन के फॉलोवर हैं और एक बेन जॉनसन के फॉलोवर। कैवलियर पोइट्स जो हैं हमारे सामने आते हैं कि ये बेन जॉनसन के फॉलोवर हैं। जॉनसन फॉलोड द क्लासिकल मेथड इन हिज पोइट्री एज इन हिज ड्रामास। ड्रामास में तो आपको याद ही होंगे। बेन जॉनसन का कोई ड्रामा बताया जी, याद है आपको कौन से ड्रामे थे उनके? Yes, sir. The Alchemist work on. जी, अल्केमिस्ट जो है उनका फेमस ड्रामा, एंड एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एंड एवरी मैन इन हिज आउट ऑफ ह्यूमर, और थियरी ऑफ ह्यूमर जिन्होंने दी थी। और बहुत क्लासिकल उन्होंने कॉमेडीज लिखी हैं, ट्रेजेडीज भी उन्होंने लिखी हैं, वो इतनी हिट नहीं हुई थी। और जिस मामले में वो बड़े एक बेहतर जाने माने पोइट्स माने जाते हैं, राइटर माने जाते हैं, वो ड्रामा ही है और वो कॉमेडीज हैं, वो क्लासिकल कॉमेडीज। तो जॉनसन को ये फॉलो कर रहे हैं ये पोइट्स का ग्रुप, कैवलियर पोइट्स का ग्रुप, और जॉनसन खुद क्लासिकल मेथड को फॉलो करते हैं। तो ही आगे देखते हैं, ही इमिटेटेड हॉरेस बाय राइटिंग, स्पेशली क्लासिकल जब हम कहते हैं तो उसमें ग्रीको रोमन पीरियड दोनों आ जाते हैं। तो खासतौर पे रोम के जो पोएट थे हॉरेस, तो आपको हॉरेस का वर्क कोई याद हो किसी को? Yes, sir. The works and the days. और पोएट्स आर्ट्स पोएटिका उनका एक आर्ट ऐसे भी आर्ट पोएटिका, आर्ट्स यस सर। पोएटिका। और उसमें एक लाइन है बड़ी फेमस जिसे हम होरेशियन प्रिंसिपल कहते हैं। वो मैंने एक बताया था आपको, होरेशियन प्रिंसिपल। यस सर, ये जो फिलिप सिडनी ने यूज किया था ना वर्ड। The purpose of poetry is to teach and delight। टू टीच एंड लाइफ। ये जो वर्ड यूज किया ये जाता है वर्ड क्या एक्चुअली मकसद है? में टीच एंड डिलाइट। ये जो लाइन है ये होरेस की बड़ी वर्ल्ड फेमस लाइन है, और इसे होरेशियन प्रिंसिपल भी इवन कहते हैं। एक्सटेंडेड है, एक प्रिंसिपल है जिसे सिडनी भी यूज करता है बिल्कुल। तो ही इमिटेटेड होरेस बाय राइटिंग लाइक हिम satires, elegies, epistles and complimentary verses इन्होंने लिखी। जॉनसन की हम बात करें और जॉनसन के जो फॉलोअर्स हैं वो कैवलियर पोएट्स। तो यहाँ पे हमारे समय लिंक बन जाता है और ये सेपरेट हो जाते हैं स्पेंसर के फॉलोअर्स से। और उसके बाद जो है दूसरे कौन से फॉलोअर्स हैं? डन के, यानी मेटाफिजिकल पोएट्स। और इन तीनों में जो एक कदर मुश्तरक होगी वो ऑब्वियसली वो होगी कि ये सारे लोग जो है प्योरिटन एज में हैं, तो वो प्योरिटन कलर भी इनमें नजर आएगा। But though his verse possess classical dignity and the good sense, it doesn't have its grace and ease. His lyrics and songs also differ from those of the Shakespeare, whereas Shakespeare's songs are pastoral, popular and artless. Johnson और शेक्सपियर का हम कंपैरिजन कर रहे हैं।
तो अच्छा, जॉनसन की एक बड़ी फेमस लाइन है अबाउट शेक्सपियर, याद है आपको? साथ साथ हमने ये भी देखना है, हमें चीजें भूले ना। शेक्सपियर के बारे में जॉनसन ने एक बड़ी फेमस लाइन बोली थी। Sir, he is the bard of Avon. I think so. नहीं, ये तो नहीं है वो। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनाइसेंस। नहीं नहीं, ये भी नहीं है। आप कोई फेमस, वर्ल्ड फेमस लाइन भूल गई जो शेक्सपियर के बारे। शेक्सपियर के क्रिटिक भी थे, एक तारीफी लाइन भी उन्होंने लिखी है जो याद है, मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ था तो उसका प्रेफेस लिखा था, उसका एंड किया था एक लाइन के ऊपर। ही वाज, थोड़ा सा इशारा He was not an age but for all time. फॉर ऑल टाइम्स। गुड, ये किसने बताया? क्योंकि अभी मैं देख नहीं पा रहा इधर से। Sir, Afia's name. गुड बेटा, आपको याद आ गया है। तो ये छोटी छोटी चीजें साथ से याद रखें। अच्छा, कंपैरिजन हम कर रहे हैं। शेक्सपियर जो है, उसके जो वर्क है वो पेस्टोरल, पॉपुलर एंड आर्टलेस है, जबकि जॉनसन्स आर सोफिस्टिकेटेड, पार्टिकुलराइज्ड एंड हैव इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल रैशनैलिटी। तो रीजन और रैशनल और सोफिस्टिकेशन, ऑर्डर और क्लासिज्म, ये सारा कुछ आपको पता है एक ही लाइन में आते हैं। तो ये क्लासिकल ट्रेंड को फॉलो करता था, इसलिए शेक्सपियर को अर्ली एज में बड़ा क्रिटिसाइज भी किया। आज उनकी डेथ के बाद इसने वो वर्ल्ड फेमस लाइन क्रिएट की है। और शुरू में क्रिटिसाइज इस वजह से करता था क्योंकि वो क्लासिकल जो है वो पैरामीटर्स हैं, क्लासिकल प्रिंसिपल्स हैं, उनसे डेविएशन थी शेक्सपियर की। तो हम देखते हैं कि कैवलियर, जैसे मेटाफिजिकल को हमने जाना कि मेटाफिजिकल का मतलब क्या है, उसको जानना था। आखिर वो टर्म किसने इन्वेंट की थी, और मेटाफिजिकल टर्म किसने इन्वेंट की थी? सर डॉक्टर जॉनसन ने। डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? 18। एज इसके नाम है ना, वो उस तरह से नहीं आप बताते। Sir, neoclassical age से belong करते हैं, जिसको ज़ीडियो क्लासिकल एज भी कहते हैं। सीडो क्लासिकल एज और अगस्टन एज या न्यू अगस्टन एज, हम उस पर जाएंगे तो उस पर बात करेंगे आखिर ये क्लासिकल क्यों कहलाते हैं, और अगस्टन एज का, अगस्टस का क्या काम है यहाँ पे, जबकि वो तो एक रोमन एम्परर था। तो उसको उस सर वो समझेंगे। हाँ जी सर वो फॉलो करते थे जो ऑगस्टन पीरियड के जो मॉडल्स थे, उनको ये फॉलो करते थे नियो क्लासिज्म के अंदर। दैट्स व्हाई इसको ऑगस्टन एज भी कहा। शबाना है, यकीनन आप बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। यस सर। गुड। तो हम तो साथ हमने समझना कैवलियर मीन्स, जैसे कल भी एक स्टूडेंट ने पूछा था कैवलियर क्या होता है, तो मैंने सुबह नहीं जवाब दिया। उसकी यही वजह थी कि लेक्चर में आ रहा था सारा डाटा। तो लाइक मेटाफिजिकल, द लेबल कैवलियर इज नॉट करेक्ट। बिल्कुल इसके साथ सिमिलरिटी की, जिससे मेटाफिजिकल भी वो कोई मेटाफिजिकल पॉइंट्स नहीं है, वो रैशनल एनालिसिस करते हैं, इमोशन का भी चले एनालिसिस करते हैं, और कंसीट्स और डिफरेंट खूबियों की वजह से हमने कहा कि मेटाफिजिकल, एक तंजिया नाम लिया था जॉनसन ने, तो बस पड़ गया। ट्रू स्पिरिट में कोई बहुत डीप फिलोसफिकल नहीं है, बल्कि उल्टा है फिलोसफी के कि उनका रैशनल एनालिसिस है। यूं समझिए कि इमोशन का भी एनालिसिस कर लिया, कोई डीप मीनिंग यूनिवर्स से क्रिएट नहीं कर रहे, या दूसरी दुनिया की नहीं बात कर रहे बल्कि इसी दुनिया की बात करते हैं। सो लेबल कैवलियर इज नॉट करेक्ट बिकॉज कैवलियर मीन्स अ रॉयलिस्ट। ठीक है, कैवलियर का लफ्जी मतलब तो होता है जो रॉयलिटी से बिलोंग करे, रॉयल यानी वो कोर्ट से बिलोंग करते हैं जो लोग। वन हु फॉट ऑन द साइड ऑफ द किंग ड्यूरिंग द सिविल वार। अब जो ये सिविल वार बीच में छिड़ी हुई थी उस टाइम के ऊपर, दो ग्रुप्स के दरमियान, प्योरिटन्स के दरमियान और रॉयलिटी के दरमियान, मोनार्की के दरमियान। तो मोनार्की को वो डिथ्रोन करना चाह रहे थे, और इस साइड से जब हम देखते हैं ना प्योरिटन को, तो हम अप्रिशिएट करते हैं कि वो फ्रीडम चाहते थे, वो लिबर्टी चाहते थे, वो डेमोक्रेसी चाहते थे, वो मोनार्की का एंड चाहते थे, वो कर नहीं पाए। और जब उनके हम इखलाकी मेयार जरा देखते हैं, वो बहुत सख्त हैं, और उन्होंने हर किस्म के आर्ट पे जब पाबंदी लगाई सिवाय पोइट्री के, तो उस साइड पे हम उन पे क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। और कंप्लीटली जाहिर बात है, कोई भी तहरीक कंप्लीटली ईवल नहीं होती, और कोई भी तहरीक कंप्लीटली गुड नहीं होती। तो जरूर उनसे नेगेटिव काम भी सरजद हो जाते हैं, अच्छे अच्छे लोगों से भी। तो सिविल वार एक्सक्यूज मी सर।
कंट्री के दरमियान थी। जी बोले, दरमियान में सवाल, सर ये दरमियान कैवलियर, में सवाल करने का हक मुझे है सिर्फ लेकिन चले बोले। सर पॉइंट ऐड करना था। हाँ हाँ सर ये रॉयलिस्ट जैसे आपने लिखा है, सर कैवलियर चार्ल्स वन के फॉलोअर्स को भी तो कहते हैं रॉयलिस्ट, वो थे इसको, सर चार्ल्स वन के फॉलोअर्स। हाँ तो वही है ना, ये सर ने पहले बताया। रॉयलिस्ट वन हु फॉट ऑन द साइड ऑफ द किंग, जो किंग के साइड पर है, किंग के साथ है, उन्हीं को हम कह रहे हैं ना रॉयलिस्ट। नहीं बात समझ आई? हम भी वही बात कर सर रहे हैं। ये क्या है, आपने स्टार्ट करने से पहले बताया है ये। हाँ जी, वन हु फॉट ऑन द साइड ऑफ द किंग ड्यूरिंग द सिविल वार, वही हम बात कर रहे हैं कि वो रॉयलिस्ट हैं, किंग के साथ हैं ये लोग। The follower of the Ben Jonson were not all royalist, but this label once used. लेकिन कैवलियर का लफ्जी मतलब है, अब इस ग्रुप के साथ कैसे अटैच हो गया? क्या ये किंग की तारीफें करते थे या उसकी साइड पे थे? तो अब इस बात को हमने समझा। ये तो बेन जॉनसन के फॉलोवर हैं, नॉट ऑल रॉयलिस्ट। कुछ होंगे ठीक है, किंग के साइड पे भी होते होंगे, लेकिन कंप्लीटली ये टर्म इनके फिट नहीं आती, इसलिए मेटाफिजिकल टर्म जैसे कि उन पोएट्स के लिए एग्जैक्ट नहीं है, इसी तरह कैवलियर टर्म भी एक हादसाती तौर पे सामने आती है। बट दिस लेबल वंस यूज्ड हैज स्टक टू देम, ठीक है, एक दफा बस यूज हुआ है, इसका नहीं पता किसने किया था, इसके हमें रूट्स का भी नहीं आइडिया, बस किसी ने लिख दिया इनके लिए ये तो कैवलियर पोएट्स हैं, तो बस ये बेचारे कैवलियर बन गए उस दिन के बाद, ठीक है। तो कैवलियर का लफ्जी मतलब रॉयलिस्ट है, और लेकिन बेन जॉनसन के फॉलोवर हैं, और रॉयलिस्ट इनको एक्सीडेंटली इनका नाम पड़ा है, जैसे मेटाफिजिकल आयरॉनिकली पड़ा था, वो भी डॉक्टर जॉनसन की वजह से। तो ये भी किसी ने कह दिया इनको। मोर देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द कैवलियर एंड द मेटाफिजिकल पोएट्स। और फिर अगर हम डीप लेवल पे देखें तो मेटाफिजिकल पोएट्स का जो ग्रुप है और कैवलियर ग्रुप में कुछ खास फर्क हमें नजर नहीं आता, टेक्निकलिटीज में अगर हम पढ़े तो। Some Cavalier poets like Cario, Suckling and Lovelace were also disciple of Donne. ठीक हो गया। अब जिस ग्रुप है ये भी डन के ही फॉलोवर हैं, देखे तो उनके डिसाइपल नहीं बने। Even some typical poems of Donne and Ben Jonson are very much alike. बहुत क्लोज है उनका, डन का जो स्टाइल है वो प्लस इसके साथ जो है बेन जॉनसन के। लेकिन चलिए हम उन्हें फर्क भी कर लें, तो इस ग्रुप का नाम जो है वो एक एक्सीडेंट है, सिर्फ उस वजह से ये अलग हो जाते हैं, अपनी किसी खास कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से नहीं। there are therefore not two distinct schools, एग्जैक्ट मीनिंग में स्कूल ऑफ थॉट तो आपको पता है वो होता है ना जिसके अलग प्रिंसिपल, मोटिव्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हो, सारे फीचर ये अलग हो, हम कहते हैं ये अलग, थिंकिंग ही अलग है, इनका डिस्कोर्स ही अलग है, हम जैसे कहते हैं ना इनका नैरेटिव ही अलग है। तो इनका नैरेटिव, इनका डिस्कोर्स, इनकी थिंकिंग, इनके प्रिंसिपल को इतने सो मच अलग नहीं थे, थोड़े थोड़े इनके चले फर्क रहे होंगे इनमें, बट दे रिप्रेजेंट टू ग्रुप्स ऑफ द पोएट्स हु फॉलोड द टू डिफरेंट मास्टर्स, ठीक है, डन और बेन जॉनसन। सिर्फ हम यहाँ पे हम कह सकते हैं हर दोनों मास्टर्स के दरमियान भी सिमिलैरिटी है, एक बस हम कह सकते हैं कि बेन जॉनसन के फॉलोवर हैं एक जॉन डन के, और ओवरऑल ये ओवरलैप कर रहे हैं दोनों एक दूसरे ग्रुप के साथ। ये तो हम थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं, लेकिन हमने याद रखने में, ये याद रखना कि कैवलियर पोएट्स का एक ग्रुप है और वो फॉलो करते हैं बेन जॉनसन को, और उनके ये नाम है और उनका कुछ काम ये हमारे ज़हन में होना चाहिए। पोएट्स ऑफ द बोथ ऑफ द स्कूल्स ऑफ कोर्स, कैवलियर को हम मेटाफिजिकल के साथ अब कंपेयर कर रहे हैं, ऑफ कोर्स टर्न्ड अवे फ्रॉम द लॉन्ग ओल्ड फैशन्ड वर्क्स ऑफ द स्पेंसरियंस एंड कंसंट्रेटेड देयर एफर्ट्स ऑन द शॉर्ट पोएम्स, ठीक है। दोनों जो ग्रुप हम देखें और खासतौर पर ये वाला कैवलियर का जो ग्रुप है, दे टर्न्ड अवे फ्रॉम द लॉन्ग ओल्ड फैशन्ड वर्क्स ऑफ द स्पेंसर। इन्होंने जो स्पेंसर का जो मॉडल था, जो स्पेंसरियनिज्म फैल गया था एक, और स्पेंसरियन जो पोएट्स बन गए थे ज्यादातर फॉलोअर, उनसे उन्होंने डिविएट किया है खास तौर पे, एंड कंसंट्रेटेड देयर एफर्ट्स ऑन द शॉर्ट पोएम्स, ठीक है, बजाय कि लॉन्ग नैरेटिव और फेरी क्वीन के मॉडल की तरह एक लंबी रोमांस पोएम्स लिखी जाए, तो उन्होंने फोकस किया ऑन शॉर्ट पोएम्स एंड लिरिक्स डीलिंग विद द थीम ऑफ लव ऑफ वुमन एंड द लव और फियर ऑफ गॉड। ये इनके टॉपिक है, लव ऑफ वुमन एंड लव ऑफ गॉड और फियर ऑफ गॉड। So the Cavalier poets normally wrote about trivial subjects, while जैसे आम डे टू डे जो हैं
लाइफ के सब्जेक्ट है। द मेटाफिजिकल पोएट्स रोट जनरली अबाउट सीरियस सब्जेक्ट्स। इनमें अगर थोड़ा सा हम फर्क देखें तो इनका सब्जेक्ट मैटर जो है वो आम डे टू डे लाइफ के नॉर्मल मैटर्स हैं, ट्रिवियल मैटर्स हैं। और मेटाफिजिकल पोएट्स के अक्सर टॉपिक जो रिलीजियस है, ज्यादा डोमिनेंस है उनके अंदर, सीरियसनेस पाई जाती है। द इंपॉर्टेंट कैवलियर पोएट्स वर हैरिक, लवलेस, सकलिंग एंड कैरियो। ठीक है, ये मेजर इनके पोएट्स हैं। Though they were generally in a lighter vein, yet they could not completely escape the tremendous seriousness of the Puritanism. लेकिन वो लेबल जो हमने शुरू में बात की कि ये बात हम कभी नहीं भूल सकते कि ये प्योरिटनिज्म में ही आएंगे। प्योरिटनिज्म का टाइम है, प्योरिटन्स का डोमिनेंस है और इन पे असर ना हो ये नहीं हो सकता। लिहाजा उनकी जो एक सीरियसनेस है प्योरिटन्स की, उनमें भी हमें नजर आती है कहीं ना कहीं। वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद कैरियो एंड हैरिक अमंग द मेटाफिजिकल ग्रुप ऑफ द पोएट्स। उनका जिक्र हमने किया था, उनके नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह का। सो जॉन सकलिंग को देखें, अ courtier of Charles I, wrote poetry because it was considered a gentleman's accomplishment in those days. सर जॉन सकलिंग, जिनको सर लगाया तो आप समझ सकते हैं कि नाइटहुड भी दिया गया कोर्ट में। चार्ल्स वन के क्लोज थे काफी, नाइटहुड शायद उस वजह से भी मिल गया होगा। और फिर एक इन्होंने पोइट्री की, क्योंकि जेंटलमैन से अकम्पलिश समझी जा रही थी उन दिनों के अंदर कि पोइट्री करना जो है ना वो शरीफ लोगों का काम, पढ़े लिखों का काम है कि वो शायरी करते हैं। तो इन्होंने भी वो इसलिए सिर्फ शायरी की है। मकसद देखें तो ट्रिवियल मैटर्स ही उठाएंगे, क्योंकि इनके पास कोई बहुत बड़ा पर्पस नहीं था, कोई डिवाइन मैसेज उन्होंने देना नहीं था किसी को। Most of his poems are trivial, written in doggerel verse. जो है सब्जेक्ट मैटर को इन्होंने डील किया। लव लिरिक्स, लुकास्टा की हम बात करते हैं। सर रिचर्ड लवलेस was another follower of the King Charles I. His volume of love lyrics, Lucasta, जो है उसमें एक एंथोलॉजी है आप कह सकते हैं, जिसमें बहुत सी लव लिरिक्स हैं, are on a higher plane than Suckling's work, and some of his poems are to Lucasta जैसे है and to Althea from prison have won a secure place in English poetry. ठीक है, तो इस तरह की पोएट्री ने इनको एक बेहतर मकाम दिया। तो लुकास्टा जो है एक बार हमारे सामने आता है, लवलेस ने जो लिखा था। तो अभी हम इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि अभी हमने क्या पढ़ा है। ये बिल्कुल एक स्मॉल सा टॉपिक है, चंद नाम है और हमने एक कैटेगराइज इनको करना है बस। और बाकी इनमें पॉलिटिकल और सोशल तो एलिमेंट जो मैंने बताया वो सारे पॉइंट्स में आपको मिलेंगे थोड़े थोड़े। तो हमने अभी देखा कि प्यूरिटन पोइट्री, तीसरा पार्ट इसका द कैवलियर पोइट्स। तो इसमें हमने स्टार्ट में देख लिया कि हमने स्कूल ऑफ स्पेंसर, मेटाफिजिकल स्कूल और कैवलियर पोइट्स में डिवाइड किया हुआ है पोइट्री को। और मिल्टन को हमने जरा सेपरेट रखा हुआ है, मिल्टन पे बात करते हैं क्योंकि वो इन तीनों ग्रुप्स में नहीं आते। वजह ये है सेपरेट रखने की, कोई एक वजह नहीं है, मैनी कॉजेज हैं उसके पीछे। क्योंकि वो इन से एक तो एक जाइंट थिंकर है, बड़ी पर्सनालिटी है, और ये है कि वो तीनों में फॉल नहीं कर पाता। ठीक है, सो उसके बाद हमने देखा कि ये जो है किसको फॉलो करते हैं, बेन जॉनसन को हमने कहा ये फॉलो करते हैं। और बेन जॉनसन खुद क्लासिकल प्रिंसिपल्स को, हॉरेस को स्पेशली को फॉलो करता था। हमने फिर जॉनसन और शेक्सपियर का थोड़ा सा कंपैरिजन भी किया है, और जॉनसन की लाइन भी हमने याद की साथ कि क्या उसने कहा था शेक्सपियर के बारे में। और प्रेफेस लिखा है हमने फर्स्ट फोलियो को, ये याद रखिएगा। सो कैवलियर का मतलब क्या है हमने ये समझा, और ये टर्म फिर उनके साथ एसोसिएट हो गई। और कहीं कहीं हम देखते हैं कि चार्ल्स वन के कोर्ट के साथ बिलोंग भी करते थे, शायद इसी वजह से लोगों ने कहा होगा ये कैवलियर पोइट्स है। और लेकिन इनमें और मेटाफिजिकल में हमें ओवरलैपिंग मिलती है। बहुत से लोग हैं जो डन के डिसाइपल्स हैं और वो इस ग्रुप में भी उनका नाम लिया जाता है। सो कैवलियर और मेटाफिजिकल में हमने थोड़ी सी बात की कि ट्रिवियल सब्जेक्ट मैटर और सीरियस सब्जेक्ट मैटर का थोड़ा सा हमें फर्क नजर आता है, इनके दरमियान थोड़ा नजर आता है क्योंकि ओवरलैपिंग रहेगी। और प्यूरिटनिज्म का हमने कहा कि प्यूरिटन एज में है तो प्यूरिटनिज्म का इन्फ्लुएंस तो यकीनन मिलेगा। सर जॉन सकलिंग स्पेशली हमने उनका नाम देखा यहाँ पे, और सर रिचर्ड लवलेस, और लुकास्टा जो है एक लव लिरिक्स का कॉम्बिनेशन एंथोलॉजी है, वो हमने अभी मेंशन की है। तो दैट इज एंड ऑफ दिस लेक्चर।